विवेचना में आज नेताजी सुभाष बोस के अंग्रेजी कैद से भाग निकलने की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। ये आवाज है उस शख्स की जिसके बारे में एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि वो भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। सुभाष बोस से खुले मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी ने अपने जीवनीकार लुई फिशर के सामने स्वीकार किया था कि बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए हैं। दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद नौरोजी ने भी लुई फिशर को बताया था कि अगर सुभाष भारतीय सेना के प्रमुख के तौर पर देश में प्रवेश करते तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा होता। वो नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय होते और कुछ मामलों में गांधी के कैरिस्मा को भी टक्कर देती। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हुई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज्यादा ही देर तक अपने हाथ में लिया। उस समय सुभाष की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो अपने तकिया पर अधलेटे से थे। सुभाष बोस के पौत्र और शिशिर बोस के बेटे शौकत बोस ने मुझे बताया था। उन्होंने मेरा पिताजी को बुलाया और प्रश्न किया बांग्ला में, আমার একটা কাজ করতে পারবে, मेरे लिए एक काम करने सकोगे? तो ये था ये एस्केप का प्लान ठीक करना। 14 इंटेलिजेंस एजेंट सब खबर ले रहा था क्या हो रहा है 38/2 एल्गिन रोड में और 1 वुडबर्न पार्क में। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, हमने मध्य कलकत्ता के वहचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस के भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फैस टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कॉट्सवुल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। मैं फेल्ट हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया। वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। कार्ड पर लिखा था मोहम्मद सियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि जो सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो वॉन्डरर कार के बूट में समा ही नहीं पा रहा था। इसलिए तय किया गया कि सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे गए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया। सुभाष बोस पर किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट लिखने वाले
सौगत बोस ने मुझे बताया, रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उन्होंने सोने के रिम का अपना चश्मा पहना, जिसको उन्होंने 1 दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर द्वारा लाई गई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपनी लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े के जूते पहने। 16-17 जनवरी का रात में 1941 एक वॉन्डरर कार थे, एक जर्मन कार, वो चला के रात को मेरा पिताजी डॉक्टर शिशिर कुमार बोस ने लेके गया उनका रांगा काका बाबू, उनका अंकल सुभाष चंद्र बोस को। सारा रात गाड़ी चला के धानबाद के नजदीक एक जगह में दिन में छुपा रखा नेताजी को बरारी में। फिर नेक्स्ट नाइट 17th-18th जनवरी का नाइट में गोमो स्टेशन तक पहुंचा दिया। सुभाष बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो बाहर मियां अकबर शाह बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि वो और कोई नहीं, दूसरे भेष में सुभाष चंद्र बोस है। अकबर शाह उनके पास गए और उनसे एक इंतजार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल ले चले। फिर वो एक दूसरे तांगे में बैठे और सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। मियां अकबर शाह अपनी किताब नेताजीज ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मेरे तांगे वाले ने मुझसे कहा कि आप इतने मजहबी मुस्लिम शख्स को विधर्मियों के होटल में क्यों ले जा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं ताजमहल होटल ले चलते, जहां मेहमानों के नमाज पढ़ने के लिए जानमाज और वजू के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। मुझे भी लगा कि बोस के लिए ताजमहल होटल ज़्यादा सुरक्षित जगह हो सकती है, क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों के होने की संभावना हो सकती थी। लिहाजा बीच में ही दोनों तांगों के रास्ते बदले गए। ताजमहल होटल का मैनेजर मोहम्मद जियाउद्दीन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके लिए फायर प्लेस वाला एक सुंदर कमरा खुलवाया। अगले दिन मैंने सुभाष बोस को अपने एक साथी आबाद खां के घर पर शिफ्ट कर दिया। वहां पर अगले कुछ दिनों में सुभाष बोस ने जियाउद्दीन का भेष त्याग कर एक गूंगे बहरे पठान का वेश धारण कर लिया। वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुभाष स्थानीय पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ के मज़ार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने कार छोड़ उत्तर पश्चिमी सीमांत के ऊबड़ खाबड़ कबायली इलाकों में पैदल बढ़ना शुरू कर दिया। 27-28 जनवरी की आधी रात वो अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंचे। वहां से वो तांगे और ट्रक की सवारी करते हुए पहले अड्डा शरीफ और फिर वहां से 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। इस बीच सुभाष को गोमो छोड़कर शिशिर 18 जनवरी को कलकत्ता वापस पहुंच गए। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट में लिखते हैं। इस बीच रोज सुभाष बोस के एल्गिन रोड वाले घर के उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता रहा। वो खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में है। सुभाष ने शिशिर से कहा था कि अगर वो 4 या 5 दिनों तक मेरे भाग निकलने की खबर छिपा गए तो फिर कोई उन्हें नहीं पकड़ सकेगा। 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तय किया गया कि उसी दिन अदालत को बता दिया जाएगा कि सुभाष का
घर में कहीं पता नहीं है। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी। इसके बाद उसे रॉयटर्स ने उठाया, जहां से यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये सुनकर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब रिमेंबरिंग माय फादर में लिखते हैं, जब महात्मा गांधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलीग्राम किया तो मेरे पिता ने 3 शब्द का जवाब दिया, सर्कमस्टांसेस इंडिकेट रिनुंसिएशन, यानी हालात संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, सुभाष जहां कहीं भी हो उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खां और उनके गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। इस बीच रहमत खां ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सुभाष ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया। उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हॉन्स पिल्गर ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा कि सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छिपाए रखें। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बोस सीमेंस कंपनी के हेर टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। इस बीच सराय में सुभाष बोस और रहमत खां पर खतरा मंडरा रहा था। एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हो गया था। उन दोनों ने पहले कुछ रुपए देकर और बाद में सुभाष की सोने की घड़ी देकर उससे अपना पिन छुड़ाया। ये घड़ी सुभाष को उनके पिता ने उपहार में दी थी। कुछ दिनों बाद सीमेंस के हेर टॉमस के जरिए सुभाष बोस के पास संदेश आया कि अगर वो अपनी अफगानिस्तान से निकल पाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पाइत्रो कचारोनी से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई, जिसमें कहा गया था कि सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट में लिखते हैं, सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ओरलैंडो मजोटा के पासपोर्ट में उनकी तस्वीर की जगह लगा दिया गया। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक सिनोर केसिनी के घर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तड़के वो एक कार से एक जर्मन इंजीनियर वेंगर और 2 अन्य लोगों के साथ रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। सुभाष बोस के सुरक्षित जर्मनी पहुंच जाने के बाद उनके भाई शरद चंद्र बोस बीमार रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलने शांति निकेतन गए। वहां उन्होंने महान कवि से बोस के अंग्रेजी पहरे से बच निकलने की खबर साझा की। अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले लिखी शायद अपनी अंतिम कहानी बदनाम में टैगोर ने आज़ादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक की अफगानिस्तान के बीहड़ रास्तों से गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण किया। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली। একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।